की आर्थिक राजधानी मुंबई से शेयर बाजार की हर खबर लाइव CNBC आवाज न्यूज सेंटर से। 9 दिनों की तेजी के बाद कल भारतीय बाजार में जबरदस्त उतार चढ़ाव के बीच तेजी पर लगी लगाम और बाजारों में दिखा शानदार करेक्शन। बड़ा सवाल ये कि क्या ये करेक्शन और गहराएगा या फिर आज ग्लोबल संकेतों के दम पर मजबूत होगी शुरुआत, और इस शुरुआत मजबूत होने पर क्या उछाल में बिकवाली करें या फिर गिरावट में है खरीदारी के मौके, और क्यों हुई ये गिरावट, इन सब पर होगा हमारा फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा और कल के ट्रेडिंग सेशन से ही शुरुआत करते हैं। जैसे अनिल हाईलाइट भी कर रहे थे, दिन भर हमने देखा था सबड्यूड ट्रेड जरूर थे, हल्की कमजोरी के साथ भारतीय बाजार कामकाज कर रहे थे, लेकिन प्रीवियस क्लोजिंग लेवल्स के आसपास ही ट्रेड्स देखने को मिले थे। लेकिन अचानक 2:30 बजे के आसपास मेरे ख्याल से एक तगड़ा प्रेशर देखने को मिला, इनफैक्ट कहना चाहिए, ऑफलोडिंग होती हुई नजर आई और दिन के लोज पे जाके एक स्टीप वर्टिकल फॉल के बाद इंडियन मार्केट्स क्लोज हुए। सेंसेक्स निफ्टी में ऑलमोस्ट 1% के आसपास की कमजोरी के साथ फाइनली हमने देखा क्लोज होता हुआ। निफ्टी में 85 अंक के आसपास का दबाव 8750 के लेवल्स पर जाकर यह क्लोज हुआ है। इनफैक्ट आईटी में प्रेशर था, फार्मास्यूटिकल ऑटो में दबाव था, बैंक निफ्टी भी 0.5% के आसपास ही कमजोरी के साथ कामकाज कर रहा था, और ब्रॉडर मार्केट्स में भी मोमेंटम या कहना चाहिए स्टीम लूज आउट होती हुई नजर आई थी। लेकिन अनिल जी, अपफ्रंट पहला सवाल तो मेरा यही होगा, जो कल ये स्टीप वर्टिकल फॉल आया, कैसे रीड करूं? महज एक मुनाफा वसूली प्रॉफिट बुकिंग या कुछ ज्यादा टीथ है इस बात पे? आशीष, इस बात में ज्यादा आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि ये करेक्शन क्यों आया है। आश्चर्य इस बात का है कि करेक्शन इतना शार्प और इतना तेजी से क्यों आया है, क्योंकि पूरा दिन हम काफी मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे थे, और खासतौर से सुबह से जब सेंसेक्स और निफ्टी लगातार कमजोरी के संकेत दे रहे थे, लेकिन ऐसा लगा कि अब सेक्टोरल चर्निंग होती हुई दिख रही है और बैंक निफ्टी आकर सहारा देने की कोशिश कर रहा है। और लगभग पूरा दिन आप देखें तो बैंक निफ्टी ने 1% के आसपास के गेंस के साथ ट्रेड किया, तो ऐसा लग रहा था कि बैलेंसिंग होती हुई दिख रही है और बाजार का मोमेंटम काफी बेहतर है। 3 बजे के आसपास शायद ही किसी ने सोचा था कि इस तरह का एकदम रिवर्सल हो जाएगा। तो जो शार्प रिवर्सल हुआ है वो ज्यादा चिंता की बात है। अदरवाइज तो कल हम डेटा के बेसिस पर ये कह रहे थे कि बाजार थोड़े से ओवरबॉट हो चुके हैं। लगातार 9 ट्रेडिंग सेशन से निफ्टी 600 पॉइंट चढ़ चुका है। पुट कॉल रेशियो जब आपको 1.15 के आसपास दिखे, तो ये सारे आंकड़े हैं जो संकेत दे रहे थे कि बाजार में करेक्शन ड्यू है। लेकिन करेक्शन इतना शार्प होगा और वो भी बिना किसी वजह के, क्योंकि खासतौर से अगर आप ग्लोबल मार्केट्स को देखें, स्टेबिलिटी वहां पर थी। डाउ फ्यूचर्स 50 पॉइंट ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। कहीं कोई इस तरह के संकेत नहीं थे कि अचानक से ऐसी तेज बिकवाली हो, और नहीं वो आज के आंकड़ों में भी दिख रहे हैं, जो कि हम अब डिस्कस करेंगे। तो साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि कुछ हद तक पहले हाफ की जो बड़ी खरीदारी हुई उनके दम पर डेटा आपको उतने खराब नहीं दिख रहे, लेकिन ओवरऑल कल जो एक शार्प मुनाफा वसूली हुई वो कुछ फंड्स की तरफ से, और फंड से ज्यादा कुछ बड़े इन्वेस्टर्स की तरफ से प्रॉफिट बुकिंग। जिस तरह का वर्टिकल फॉल था, शायद एक बास्केट सेलिंग टाइप हुआ होगा, ऑब्वियसली इसमें कोई डाउट नहीं, बास्केट सेलिंग हुई है। और खासतौर से निफ्टी फ्यूचर्स में अगर आप देखें तो 20 से 25 मिनट का एक मूव जो 3 बजे के आसपास आया, उसमें देखें तो लगभग 35 से 40 लाख शेयर निफ्टी फ्यूचर्स बेचे गए, तो वहां से दबाव बनता हुआ दिखा है। तो साफ तौर पर एक संकेत जो लेना होगा वो ये कि ये लॉन्ग पोजीशन जो कम होती हुई दिखी है, तेजी की पोजीशन जो कम होती हुई दिखी है, वो सिर्फ वायदा कारोबार में हुई है, न कि कैश मार्केट में कोई बिकवाली बढ़ी हुई है। तो इसे एक हेल्दी करेक्शन के तौर पर देखें, जिसमें कि एक सिस्टम को यूं कहें कि क्लीन अप करने की या साफ करने की एक टेंडेंसी होती है कि जहां कमजोर ट्रेडर्स बाहर होते हैं तो सिस्टम की साफ सफाई में कई बार कमजोर ट्रेडर्स साफ हो जाते हैं। आज के डेट पे आगे आपसे बातचीत करूंगा, आपने लेकिन स्पेसिफिकली हाईलाइट करा कि वायदा में ही ऑफलोडिंग हुई है, कैश मार्केट में प्रेशर नहीं था। तो कुछ कल जो कंसर्न्स कुछ उठ रहे थे कि रिजल्ट सीजन का अब आगाज हो गया है, रिजल्ट अब आना शुरू हो जाएंगे, बड़े बड़े रिजल्ट, उससे पहले नर्वसनेस है, उससे पहले लोग डंप करना चाहते हैं शेयर, ये कहना गलत होगा, जल्दबाजी होगी। क्योंकि तीनों रिजल्ट एससीसी, PV80 DCB और DCB तीनों ही कल के सेल ऑफ में भी हरे निशान में बंद हुए। तो इसका मतलब रिजल्ट्स कल का कल्प्रिट नहीं है। कल का कल्प्रिट साफ तौर पर मुनाफा वसूली, लॉन्ग अनवाइंडिंग, आप जो नाम देना चाहें दे दें। ओके, चलिए अब क्विकली, ये तो हमने कल का जो स्टीप फॉल आया था उस पर चर्चा करी, लेकिन आज के लिए जो ग्लोबल सेटअप है हमारे मार्केट्स के लिए कुछ हद तक कंफ्यूसिव या कुछ हद तक सहारा देने वाला है। अमेरिकन मार्केट्स कल के ट्रेडिंग सेशन में आधे से आपकी स्क्रीन पर 2/3% की बढ़त के साथ कामकाज कर रहे थे। नैस्डैक तो इनफैक्ट जो साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट लेवल है 5000 के, उसके ऊपर जाके क्लोज होने में सफल रहा है। 3 प्रोमिनेंट रीजन हमें नजर आते हैं जो अमेरिकन मार्केट्स में मजबूती आई। पहला तो ध्यान रखें, कच्चे तेल में एक शार्प मूव देखने को मिला था। EIA का जो रिपोर्ट आई थी यूएस में, वहां पे इन्वेंट्रीज में
केवल 13 लाख बैरल्स जुड़ते हुए नजर आए। एक्सपेक्टेशंस थी करीब 40-45 लाख बैरल्स के एडिशंस की, तो उम्मीद से कहीं कमजोर एक्रीशन हुआ वहां पे। उसका भरपूर फायदा कच्चे तेल को मिला और इंटर्न तमाम एनर्जी शेयर्स में हमने देखा स्ट्रांग मोमेंटम आता हुआ नजर आया। दूसरा इंपॉर्टेंट जो रिजल्ट सीजन वहां पे चल रहा है, हालांकि वहां पे हमारे भारतीय बाजार में जैसे वहां पे भी एक्सपेक्टेशंस बड़ी म्यूटेड सी हैं, लेकिन उस म्यूटेड एक्सपेक्टेशंस पे वहां पे आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला, यानी कि अब तक जो नंबर्स आए हैं वो इंकरेजिंग है, तो वहां से फायदा मिला है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जो इकोनॉमिक रिपोर्ट्स आ रही हैं, आईआईपी मार्च का डेटा यूएस में आया था, कमजोर आंकड़ा था, तो काफी हद तक लोग अब मान रहे हैं फेड शायद जल्द मूव ना करे, तो ये सब पॉजिटिव्स थे। यूरोपियन साइड्स पे मूव करिए आप, यूरोपियन मार्केट्स में, वहां पे भी हरे निशान के साथ मार्केट्स क्लोज हुए। 2/3% 3/4% तक की बढ़त थी, और वहां पर कच्चा तेल तो एनर्जी स्टॉक्स में अच्छा मूवमेंट था। ईसीबी ने कल ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करा है, स्टेटस को मेंटेन करा है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जो वहां के ईसीबी चीफ है मारियो द्रागी, उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट्स आए वो इंकरेजिंग है। ग्रीस का डिफॉल्ट नहीं होने दिया जाएगा। साथ साथ उन्होंने स्पेसिफिकली हाईलाइट करा है कि जो बॉन्ड मार्केट्स में बबल की बात चल रही है वो गलत है, तो काफी हद तक इंकरेजिंग सिग्नल से सेंटिमेंट्स इंप्रूव करने वाली बात थी, और यही पॉजिटिव लीड एशिया रिफ्लेक्ट कर रहा है। आपकी स्क्रीन पर तमाम एशियन पैक आएगा। एसजीएक्स निफ्टी दर्शा रहा है कि भारतीय बाजारों की आज हल्की मजबूती के साथ शुरुआत होती हुई नजर आएगी। लास्ट मैंने चेक करा था 1/3% के आसपास के अपटिक्स के इंडिकेशंस आ रहे थे। अनिल जी, ग्लोबल सेटअप तो शायद हमारे लिए मार्केट्स के लिए पॉजिटिव है, लेकिन कितना तवज्जो हम आज के मार्केट में इन ग्लोबल सेटअप, इन ग्लोबल क्यूज को देंगे, या सिर्फ मैं इसी के साथ क्लब करूं, क्या सिर्फ शुरुआत में ही ये सपोर्टिव होंगे ओपनिंग के लिए, उसके बाद हम अपने ही चाल चलने वाले हैं? आशीष, ये जरूरी था आज की ग्लोबल मार्केट्स आपको मजबूत दिखे, क्योंकि कल के सेल ऑफ के बाद अगर ग्लोबल मार्केट्स में थोड़े भी लाल निशान के साथ ट्रेड होते दिखते तो वो सेल ऑफ आगे बढ़ने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती। चलो हमारे लिए, हाँ, हमारे लिए लेकिन भले ही जिस वजह से ग्लोबल मार्केट्स बढ़े वो हमारे लिए अच्छा नहीं, क्योंकि क्रूड के दाम जिस तरह से तेजी से बढ़े उस पर ग्लोबल मार्केट्स ने पॉजिटिवली रिएक्ट किया है, तो उस लिहाज से देखा जाए तो वैसे नेगेटिव है, लेकिन हरा निशान आप ट्रेडिंग स्क्रीन पर हमेशा देखना चाहते हैं, तो उस लिहाज से मामूली सी पॉजिटिव शुरुआत हो सकती है। मुझे नहीं लगता कि शायद एसजीएक्स निफ्टी जितना मजबूत दिखा रहा है शायद उतनी मजबूती के साथ हम शुरुआत करें, लेकिन यहां पर दो ट्रेड है। एक और जहां क्रूड की तेजी हमारे लिए नुकसान वाली बात हो सकती है, और खासतौर से ओएमसीज के जहां पेट्रोल डीजल के दाम उन्होंने घटाए भी हैं और साथ ही क्रूड के दाम बढ़कर आया है, हो सकता है थोड़ा सा करेंसी पर आज आपको असर आता हुआ दिखे, रुपए पर थोड़ी सी कमजोरी आती हुई दिखे, खासतौर से कल की मजबूती के बाद, तो ये एक ट्रेड भले ग्लोबल मार्केट से हो सकता है, अदरवाइज हमारे लिए ग्लोबल मार्केट के संकेत न्यूट्रल है, बुरे नहीं है, फ्लैट टू पॉजिटिव है, हम न्यूट्रल ट्रीट करेंगे उन संकेतों को। आपने स्पेसिफिकली हाईलाइट करा था कि वायदा बाजार से जो संकेत आ रहे हैं, वो जो डेटा पॉइंट्स हैं उसमें ऑफलोडिंग होती हुई नजर आई है। कितनी सीरियस से ऑफलोडिंग हुई है, अब क्या लेवल्स हैं, कैसा देख रहे हैं उस डेटा को, क्या इंटरप्रिटेशन निकल रहा है सर वहां से? सबसे पहले एफआईएस के डेटा देखिए। आज कैश मार्केट में कल भी खरीदारी है 100 करोड़ की, और डोमेस्टिक फंड्स में बेचा है तो महज 60 करोड़ का। इसका मतलब ये कि कैश मार्केट के पोर्टफोलियो में बड़े इन्वेस्टर्स ने किसी तरह का कोई खास बदलाव नहीं किया है। दूसरी बात, जो डेटा अहम है कल के सेशन के, वो है इंडेक्स फ्यूचर्स के 783 करोड़ की भारी भरकम खरीदारी दिख रही है, ये निफ्टी और बैंक निफ्टी में मिलाकर दिख रही है। इसका मतलब साफ है कि एफआईएस की तरफ से आंकड़े खरीदारी की तरफ आते हुए दिखे। स्टॉक फ्यूचर्स में बिकवाली हुई है, लेकिन महज 20 करोड़ की, यानी कि आप अगर एफआईएस का ट्रेड देखना चाहें तो आपको सेल ऑफ कहीं दिखेगा नहीं, उल्टा खरीदारी के आंकड़े आते हुए दिख रहे हैं। ऑप्शंस में भी आप देखिए 77 करोड़ की खरीदारी होती हुई दिखी है, तो कहीं भी एफआईएस की तरफ से न तो कैश मार्केट में खरीदारी है, बिकवाली है, न वायदा कारोबार में बिकवाली। इनफैक्ट इंडेक्स फ्यूचर्स जिस तरह से तेजी से खरीदे गए वो काफी इंटरेस्टिंग है। अब वायदा कारोबार के आंकड़ों को अगर आप एनालाइज करने की कोशिश करें तो जो संकेत आपको दिख रहे हैं, पहला तो ये कि निफ्टी यहां पर साफ तौर पर लॉन्ग पोजीशंस कल एफआईएस की तरफ से बनी है, ये सरप्राइजिंग है कि लॉन्ग बनी है। अब ये अलग बात हो सकती है आशीष की ये लॉन्ग पोजीशन 3 बजे के पहले बनी है या 3 बजे के बाद बनी है, क्योंकि तो नेट लॉन्ग बनी है, नेट लॉन्ग लास्ट में ऑफलोडिंग हो सकती है, कुछ नेट लॉन्ग बनी है। बैंक निफ्टी में आप देखिए लॉन्ग पोजीशंस कम बनी है, लेकिन जो पहले की पोजीशंस थी, शॉर्ट पोजीशंस भी अनवाइंड हुई है और लॉन्ग पोजीशंस भी अनवाइंड हुई है। निफ्टी बैंक निफ्टी में लगभग 1 लाख शेयर कम हुए, तो वो भी नेगेटिव नहीं है। लेकिन दिक्कत एक ही है कि बैंक निफ्टी में जब जब भी उछाल आता है, और खासतौर से जब भी बड़ा उछाल आता है, पिछली बार 2.5% का उछाल जब हमने देखा उसके बाद बैंक निफ्टी पूरी तरह से पिटा, इस बार 1-1.25% का उछाल कल था, बैंक निफ्टी पूरी तरह से पिटा। तो अब भी आज के लिए दिक्कत आपके लिए निफ्टी नहीं है, बैंक निफ्टी शायद ज्यादा हो। बाकी आंकड़ों में देखिए कुछ पॉजिटिव आंकड़े भी दिख रहे हैं।
पुट कॉल रेशियो 1.1 to 1.13 से घटकर 1.05 पर आया, तो एक ही दिन में पोजीशन काफी हल्की होती दिखी है। ये हमारे लिए एक अच्छा संकेत है। दूसरा पॉजिटिव संकेत वायदा कारोबार के आंकड़ों में कल जो दिख रहा है, 8,500 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ था पुट में, वो उल्टा शिफ्ट होकर ऊपर की तरफ आया है 8,600 पर। तो अब आपके लिए सपोर्ट का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस है वो और ऊपर की तरफ आता हुआ दिख रहा है। तो आंकड़े कहीं ये नहीं कह रहे कि बहुत खराब माहौल दिख रहा है। सिर्फ एक आंकड़ा जो ज्यादा खराब दिखता है वो है कि कल के सेशन में कॉल्स में देखिए एग्रेसिव बिकवाली हुई है 8800 से लेकर 9000। ये 300 पॉइंट की स्ट्राइक प्राइस में 8,800, 8,900, 9,000 यहां पर कॉल्स बेचे गए लगभग 15-16 लाख शेयर के आसपास के। तो इसका मतलब साफ है कि थोड़ी शॉर्ट पोजीशंस बनी है, मंदी की पोजीशंस बनी है कॉल्स में। पुट में जिन ट्रेडर्स ने यहां पर बिकवाली की थी, जो लॉन्ग पोजीशंस बनाई थी, कल वो पोजीशंस उन्होंने थोड़ी सी कम की है। लेकिन ओवरऑल वायदा कारोबार के आंकड़े और एफआईएस के आंकड़े दोनों मिलकर ये बता रहे हैं कि बाजार में कोई खास दिक्कत की बात नहीं है। जो कुछ बिकवाली हुई है वो ट्रेडर्स की तरफ से हुई है या फिर ब्रोकर्स की प्रोप्राइटरी अकाउंट्स में। बड़े इन्वेस्टर्स बिकवाली के मूड में नहीं दिख रहे। वैसे भी कैश मार्केट में एफआईएस भी कल 100 करोड़ रुपए के आसपास खरीदारी करी, जो आप हाईलाइट भी कर रहे हैं कि कैश मार्केट में अभी भी डंप नहीं करा है स्टॉक, वो इंकरेजिंग सिग्नल हुआ। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं कि अगर कैश मार्केट में इस खराब माहौल में भी अगर खरीदारी का आंकड़ा है, नहीं तो आप इस तरह के माहौल में अगर 400-500 करोड़ की भी बिकवाली देखें तो आश्चर्य नहीं होता। तो फिर इसका मतलब आज हमारे साथ, पहले तो आपको अपफ्रंट बता दूं कि किस तरह का लाइनअप है। कई सारे खास मेहमान जुड़ने वाले हैं। बाजार में फिलहाल इंश्योरेंस कंपनियों की नजर कहां है ये समझेंगे 9:30 बजे। कैनरा HSBC OBC लाइफ की CIO रितु गंगराडे अरोड़ा हमारे साथ जुड़ेंगी। 1 लाख रुपए से ऊपर के ट्रांजैक्शन पर पैन की शर्त का गोल्ड और ज्वेलरी कंपनियों का कितना असर होगा ये समझेंगे। आज 9:40 पर हमारे साथ टाइटन इंडस्ट्रीज के मैनेजिंग डायरेक्टर साहब भास्कर भट्ट जुड़ रहे हैं। इसके साथ साथ हमारी एक प्रॉपर्टी है जो 950 पे हम रोज लॉन्च करते हैं, वो है बम्पर कमाई वाले शेयर, यानी कि तमाम मल्टी बैगर आइडियाज। आज हमारे साथ इस कड़ी में जुड़ेंगे काफ वेल्थ के MD आशीष कुकरेजा साहब। चलिए यहां पे एक काम करते हैं, क्विकली एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। अब तक हमने जो अनिल से बातचीत करी उसमें ग्लोबल सेटअप एटलीस्ट फ्लैट टू माइल्डली पॉजिटिव है। आंकड़े अनिल जो बता रहे हैं एटलीस्ट उसमें ऐसा कुछ प्रेशर देखने को नहीं मिल रहा है, इनफैक्ट आंकड़े इंकरेजिंग है। तो ऐसे में आज का ट्रेडिंग सेशन कैसा पैन आउट हो सकता है उस पर अनिल से खास तौर पर चर्चा करेंगे। साथ साथ आज कौन से स्टॉक्स खबरों की वजह से फोकस में रहेंगे, हरकत में रहेंगे, ये भी बताएंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमने तमाम जो क्यूज हैं आज के लिए उस पर बातचीत करी थी, लेकिन इन क्यूज का हमारे एंड रिजल्ट क्या होगा, हमारे मार्केट्स में आज किस तरह का मोमेंटम, किस तरह का ट्रैक्शन, किस तरह का मूवमेंट देखने को मिलेगा। अनिल जी, ग्लोबल सेटअप पॉजिटिव, आंकड़े आप बता रहे हैं इंकरेजिंग है, तो आज किस तरह का ट्रेड एक्सपेक्ट करूं? एक गैप अप ओपनिंग, उसके बाद क्या फिर से फिजल आउट होंगे, उसका डर है? इन सब के बीच में एक बड़ा नेगेटिव है, और वो नेगेटिव है कि कल सेंटिमेंट बड़ी बुरी तरह से हिला है एक्चुअली। तो ऐसे में खरीदारी करने की हिम्मत कितने लोगों की होगी वो देखना होगा, क्योंकि बड़े इन्वेस्टर्स तो खरीदारी कर लेंगे, लेकिन जिन्होंने बेचा है वो ट्रेडर्स हैं, और जिनके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हुए हैं वो भी ट्रेडर्स हैं। क्योंकि कल हम यही बात कर रहे थे आशीष की, 8,775, 8,800 ये स्टॉप लॉस जोन है इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए। जब वो ट्रिगर हो गया, कई बार जनरली होता है कि आप बड़े स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है, 9-10 ट्रेडिंग सेशन आपने अच्छे देखे हैं, 600 पॉइंट की तेजी निफ्टी में नॉन स्टॉप देखिए, तो इस तरह का फॉल आप नहीं करते हैं, और इसीलिए और ऐसे ही समय पे स्टॉप लॉस की अहमियत बढ़ जाती है कि कभी किसी वक्त आपको ऐसा शार्प फॉल बिना किसी रीजन के दिखे, और कल के सेल ऑफ का रीजन अभी भी लोग ढूंढने की कोशिश करें कि ऐसा क्यों हुआ। तो ऐसे में स्टॉप लॉसेस आपके लिए बेहद अहम होते हैं। और अब आज के लिए वैसे तो अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन थी तो कल ही आपको छोड़ देनी थी जब 8,800 के नीचे बाजार ने डिसिसिवली ट्रेड किया, लेकिन अगर अब भी आप अपनी लॉन्ग पोजीशन पे हैं तो लगभग 8,720, 8,725 के आसपास अब आपका इंट्राडे के लिए स्टॉप लॉस बनता है। अगर उन लेवल्स के नीचे बाजार ट्रेड करता हुआ दिखे तो फिर आपको एक बार की अपना प्रॉफिट बुकिंग या लॉस बुकिंग जो भी करना हो वो करके एक बार की इंतजार करना चाहिए करेक्शन थोड़ा और डीप होने का। लेकिन अब जो तेजी बनेगी, तेजी में अब ऊपर की तरफ 2 लेवल्स अहम हैं। पहला है 8,800 और दूसरा है 8,850। ये 50 पॉइंट की रेंज ऐसी है जहां पर बाजार को बेहद रेजिस्टेंस झेलना पड़ेगा। उसके पार निकलने के लिए बड़े फ्लोज की जरूरत होगी, बड़े पॉजिटिव न्यूज की जरूरत होगी। फर्ज करें कि आप TCS के नतीजे अच्छे लेकर आए आज शाम को और उसके साथ ही ग्लोबल मार्केट्स में बड़ा उछाल हो, ये 2 कॉम्बिनेशन हो तो ही आप 8,850 के पार जाने की सोच सकते हैं, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। तो ऐसे में बेहतर ये होगा कि बाजार में आप निफ्टी को बहुत ज्यादा शॉर्ट ना करें या वहां पर बहुत ज्यादा कमजोरी ना सोचें, लेकिन बैंक निफ्टी पर शायद दबाव ऊपर के लेवल पर बना रहेगा, तो वो सेक्टोरल चर्निंग होती हुई दिखेगी।
लोअर साइड पर अपने स्टॉप लॉसेस के साथ ही ट्रेड करें। और अब आप इस गिरावट में अगर खरीदारी करने की सोच रहे हैं, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी खरीदें। जनरली ये होता है कि हम ये कहते हैं कि आप उतना ही खाइए जितना पचा सकते हैं। कभी कभी जितना आप पचा सकते हैं उससे भी कम खाना ठीक है, तो ज्यादा बेहतर ये कि आप अगर ट्रेडिंग क्वांटिटी जितनी कर रहे हैं उसकी 25 या 50% ही क्वांटिटी करके ट्रेड करें। रिजल्ट सीजन है, गैप अप गैप डाउन ओपनिंग अब भी होती हुई दिख सकती है और कल के सेल ऑफ के बाद सेंटीमेंट सुधरने में थोड़ा वक्त लग सकता है। तो गैप अप ओपनिंग हो और आप 8,800 के पास जाने की कोशिश करें तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग कर लें या अपनी लॉन्ग पोजीशन थोड़ी सी हल्की कर लें, हर्ज नहीं, फिर इंतजार करें डिप्स का। आपको बाजार दोनों तरफ ट्रेडिंग के मौके देगा और अभी भी इस कल के झटके से उबरने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है। चलिए, तो सेंटिमेंट्स थोड़ा सा मूड कल हिला है। अपसाइड अनिल जी की बातचीत से लग रहा है कि इस समय कैप्ड है। बहुत बड़े ट्रिगर्स, चाहे वो ग्लोबल सेटअप बहुत इंकरेजिंग हो या टीसीएस आज बाजार बंद होने के बाद अपने शाम को जब तिमाही रिजल्ट्स घोषित करेगा, अगर वो बंपर रिजल्ट डिलीवर करता है तब शायद आप अपसाइड में अच्छा मोमेंटम देख सकते हैं। अदरवाइज इस टाइम पे वो एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। निफ्टी में एक रेंज बाउंड ट्रेड होगा। बैंक निफ्टी में सेक्टोरल चर्निंग के चलते शायद दबाव देखने को मिले और गिरावट में हम लगातार हाईलाइट करें खरीदारी करने के मौके, लेकिन अनिल जी स्पेसिफिकली हाईलाइट करें कि गिरावट में भी थोड़ी थोड़ी यहां पे आप खरीदारी कर सकते हैं चाहे तो। लेकिन इस मार्केट में कौन से स्टॉक्स हैं जो आज ट्रेड में, हरकत में, फोकस में रह सकते हैं, कौन से वो स्टॉक्स हैं जो खबरों की वजह से आज फोकस में आएंगे, ये बताने के लिए हमारे साथ हमारी दोनों सहयोगी सोनम और पूजा जुड़ चुके हैं। बताइए, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले ऑयल मार्केटिंग कंपनियां आपके रडार पे होनी चाहिए, जैसे कि आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल, जहां पे सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम घटा दिए हैं। पेट्रोल का दाम 80 पैसे प्रति लीटर से घटाया गया है तो डीजल का दाम ₹1.30 प्रति लीटर से घटा दिया गया है। टाटा मोटर्स कंपनी ने अपने ग्लोबल होलसेल के आंकड़े घोषित किया। काफी अच्छे आंकड़े यहाँ पर देखने को मिले हैं। कंपनी के ग्रुप ग्लोबल होलसेल की बात करें तो यहाँ पर 9% की बढ़त और जेएलआर के होलसेल आंकड़ों में करीब 16% की बढ़त देखने को मिली है। आयशर मोटर्स में एफआई का फ्लो बढ़ता हुआ दिखाई देगा क्योंकि आरबीआई ने कंपनी की विदेशी निवेश सीमा को बढ़ाकर 49% करने की मंजूरी दे दी है। फिलहाल एफआई की होल्डिंग कंपनी में 19.47% की है। गेम इन इंडिया, यहाँ कंपनी को 840 करोड़ के 2 बड़े ऑर्डर मिले और इसी के साथ ही साथ दिल्ली हाईकोर्ट ने गेम इन इंडिया की डीएमआरसी के खिलाफ जो अर्जी थी वो ठुकरा दी है। हम आपको बता दें कि डीएमआरसी ने कंपनी की टेक्निकल बिट को गलत ठहराया था, जिसके खिलाफ गेम इन इंडिया ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपनी अर्जी दी थी। मैग्नॉर केमिकल्स, जुआरी और दीपक फर्टिलाइजर्स के काउंटर पर नजर। सबसे पहले दीपक फर्टिलाइजर ने फिर से कल के ट्रेडिंग सेशन में लगभग 5.2% की हिस्सेदारी अपनी बेच दी है। मैग्नॉर केमिकल्स में अब यहां पर हिस्सेदारी 11.2% पर बच गई है। मतलब 2 दिनों में कंपनी ने लगभग 17.3% की हिस्सेदारी बेच दी थी और अब मैग्नॉर केमिकल्स में दीपक फर्टिलाइजर्स की हिस्सेदारी सिर्फ 11.2% की बच गई है। और साथ ही जुआरी का ओपन ऑफर खुलेगा अप्रैल 21 तारीख को, बंद होगा मई 6 तारीख को। आपको बता दूं यहाँ पे जुआरी मैग्नॉर केमिकल्स में 36.56% की हिस्सेदारी खरीदेंगे। भारतीय एयरटेल और फ्यूचर रिटेल का काउंटर भी आज आपके रडार पर होना चाहिए। यहाँ भारतीय एयरटेल और फ्यूचर ग्रुप अपने रिटेल कारोबार को मर्ज करने का निर्णय ले सकती है, जो कि एक सबसे बड़ा मर्जर साबित हो सकता है। बातचीत अभी शुरुआती दौर में है। और इसी के साथ साथ कोल इंडिया का काउंटर भी आज आपके रडार पर होना चाहिए। कंपनी की आम को महाराष्ट्र के 2 कोल प्रोजेक्ट्स के लिए इन्वायरमेंट नॉट मिल चुकी है। जीएसपीएल के काउंटर पर नजर, जहां पर सादा माइंस की अर्जी पर आज सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में। ये माइंस पिछले साल से अप्रैल से नॉन ऑपरेशनल है और इस माइंस को फिर से चालू करने की अर्जी दी गई है। ये माइंस जीएसपीएल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है या फिर अहम है क्योंकि वो सोल कंज्यूमर है इस माइंस के। साथ ही केन इंडिया के काउंटर पर भी नजर रखेगा क्योंकि 20,000 करोड़ के टैक्स डिमांड मामले पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई रहेगी। तमाम शुगर काउंटर आज फोकस में रहेंगे। फूड मिनिस्टर ने कहा है कि शुगर इंपोर्ट ड्यूटी को 25% से बढ़ाकर 40% करने का निर्णय लिया जा सकता है। और आखिर में वीआरएल लॉजिस्टिक्स इसके सब्सक्रिप्शन का एक अपडेट ले लेते हैं। कल इसका आईपीओ मार्केट में खुला था, पहले दिन में 0.62 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। टोटल बिड्स लगभग यहाँ पर कंपनी को इशू साइज जो है उससे काफी कम मिली है। यहाँ पर 1 करोड़ तक की यहाँ पर सब्सक्रिप्शन कंपनी को मिल चुकी है। चलिए, तो ये तमाम स्टॉक्स हैं जो आज खबरों की वजह से फोकस में रहेंगे, हर हफ्ते रहेंगे, इन पे आप नजरें बनाए रखें। इनफैक्ट हमारे जो एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे हमारे साथ, उन पे इन स्टॉक्स पे उनके साथ चर्चा भी करेंगे। सोनम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूजा, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद आज कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आने वाले हैं जिस पे बाजार की नजर रहेगी। टीसीएस बाजार बंद होने के बाद, इसके साथ साथ इंडसइंड बैंक, जो बैंकिंग स्टॉक्स हमारे लिए पूजा ट्रैक करती हैं, तो उनसे जानेंगे किस तरह की एक्सपेक्टेशन इंडसइंड को लेकर है इस छोटे से ब्रेक के बाद। और आज नतीजों के लिए आज से एक बड़ा दिन है जहां टीसीएस
देश की दिग्गज कंपनी आईटी कंपनी, उसके नतीजे आने वाले हैं। माइंट्री के नतीजे होंगे, मिड कैप आईटी कंपनी, लेकिन प्राइस काफी जबरदस्त है, 1500 रुपए के पार है स्टॉक। और इसके अलावा इंडसइंड बैंक भी अपने नतीजे देने वाला है। तो नतीजों पर आईटी शेयरों पर तो खासतौर से आशीष नजर रखते ही हैं। इंडसइंड बैंक पर हमारे साथ पूजा त्रिपाठी भी है। पहले आशीष, टीसीएस एक्सपेक्टेशंस इस बार लोगों की कम हो गई है आईटी शेयरों से कि सब मानकर चल रहे हैं कि खराब नतीजे देंगे, क्रॉस करेंसी हेडविंड्स होंगे। आप क्या उम्मीद करें टीसीएस में क्या होने वाला है? बिल्कुल, सब कंपनीज इनफैक्ट हाईलाइट करा है, तो बहुत बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज उस केस में नहीं होगा। सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं सबड्यूड नंबर्स होंगे। अच्छा, सबसे पहले इंटरेस्टिंगली अपफ्रंट बता दूं आपको, आमतौर पर इस समय हम लोग इन्फोसिस की बात करा करते थे। इस बार रिजल्ट सीजन को किक स्टार्ट, आईटी के रिजल्ट सीजन को किक स्टार्ट टीसीएस करने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहली वो कंपनी होगी दिग्गजों में। सीजनली वैसे भी एक Q4 जो मार्च क्वार्टर होता है आईटी कंपनीज के लिए वीक सीजन होता है। ऊपर से जो क्रॉस करेंसीज की अनिल जी बात कर रहे थे, यानी कि डॉलर जिस तरह से मजबूत हुआ है, चाहे वो ब्रिटिश पाउंड हो, यूरो हो, ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो, उनके मुकाबले, तो उसका इंपैक्ट बीते क्वार्टर में देखने को मिला था। इस क्वार्टर में भी उसका दबाव देखने को मिलेगा। तो उसका दबाव आय में, उसका दबाव मार्जिन में आपको देखने को मिलेगा। टीसीएस के रिजल्ट में ध्यान रखें, इसने सेल साइड के जो तमाम एनालिस्ट हैं उनसे मार्च में कॉन कॉल ऑलरेडी करा था। तब टीसीएस ने वैसे ही हाईलाइट कर दिया था कि जो पिछले साल Q4 में परफॉर्मेंस थी, यानी कि Q4 FY14 में, सिमिलर परफॉर्मेंस आप इस बार Q4 में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और बीते साल Q4 कमजोर था, 2.5% क्रॉस करेंसी, माफ कीजिए, कांस्टेंट करेंसी में ग्रोथ थी, वॉल्यूम ग्रोथ भी 2-2.5% के आसपास की थी। तो ठंडा क्वार्टर था, ठंडा क्वार्टर इस बार भी एक्सपेक्टेड है। पर टीसीएस के रिजल्ट इस बार ज्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए हैं क्योंकि आमतौर पर हमारी एक्सपेक्टेशंस कोई कंपनी आउट परफॉर्म या बीट करती थी, पर पिछले 2 क्वार्टर से मुझे याद है हमारी जो एक्सपेक्टेशंस थी उससे कमजोर डिलीवरी यहां पे आ रही है। इस बार भी हालांकि एक सबड्यूड परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड है। डॉलर आय में महज 1/4% तिमाही दर तिमाही की बढ़त, मुनाफा आधे % के आसपास कमजोर होता हुआ नजर आएगा। मार्जिन आपकी स्क्रीन पर 30 बेसिस पॉइंट्स के आसपास की हम कमजोरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली इस फाइनेंशियल ईयर FY15 की जब शुरुआत हुई थी, टीसीएस से जब हमारी बातचीत हुई थी बोर्डरूम के समय, तब उसने कहा था कि FY15 FY14 से बेहतर होगा। लेकिन FY15 में महज 15% के आसपास की शायद कंपनी ग्रोथ डिलीवर करेगी। तो वो थ्योरी, वो थीम प्ले आउट नहीं हुई, ऐसा नहीं हुआ, वो मटेरियलाइज नहीं हुआ। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि साल का अंत आ रहा है, FY16 के लिए किस तरह का आउटलुक इस कंपनी का मैनेजमेंट शेयर करता है। ये रिजल्ट ध्यान रखें, आज शाम को बाजार बंद होने के बाद 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो उसी के आसपास ये नंबर्स आएंगे और कल रिएक्शन उस पर देखने को मिलेगा। इस पर एक टीसीएस के नतीजों को कैसे ट्रेड करें या नतीजों के पहले टीसीएस को कैसे ट्रेड करें, ये एक ऑप्शन की खास रणनीति भी हमने आपके लिए बनाई है। कुछ देर में हम बात करेंगे नितिन मुरारका से भी, लेकिन उससे पहले इंडसइंड बैंक, इसके भी नतीजे आने वाले, और इंडसइंड बैंक के नतीजों पर क्या अनुमान है इस पर राय लेना चाहता हूं। पूजा त्रिपाठी हमारे साथ है। पूजा, बताइए, क्या इंडसइंड बैंक से एक दमदार परफॉर्मेंस की उम्मीद है? जी, अब डीसीबी बैंक ने जिस तरह से अच्छे नतीजे पेश किया, उससे एक कॉन्फिडेंस देखने को मिल रहा है। और इंडसइंड बैंक से भी हमारा अनुमान है कि अच्छे नतीजे यहां पर देखने को मिल सकते हैं। और पिछले काफी सारे क्वार्टर से इंडसइंड बैंक ने उम्मीद से अच्छे ही नतीजे पोस्ट किए हैं। अगर इसके एसेट क्वालिटी की बात करें, जो नेट एनपीए का आंकड़ा है वो पिछले 6 क्वार्टर से 0.3% पर ही स्टेबल है। और इस बार भी हमारा अनुमान है कि ये आंकड़ा इसी के आसपास देखने को मिल सकता है। एनआईआई में हमारा अनुमान है कि 18% की बढ़त, वही मुनाफे में करीब स्ट्रॉन्ग 25% की बढ़त देखने को मिल सकती है। लोन ग्रोथ की बात करें तो कंज्यूमर व्हीकल सेगमेंट में कंपनी एक अच्छे डिमांड की उम्मीद कर रही है, और लोन बुक में इसका करीब 16% का एक्सपोजर है, तो वहां से एक अच्छा फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा एमएससीवी जो सेगमेंट है उसमें भी काफी अच्छा प्रदर्शन इस बार पूरे सेक्टर में देखने को मिला था, तो उसका भी फायदा कंपनी को मिलेगा। तो लोन बुक में हमारा अनुमान है कि करीब 20 से 22% की बढ़त इस बार देखने को मिल सकती है। और मार्जिन भी हमारा अनुमान है कि 3.3% के आसपास ही आंकड़ा स्टेबल देखने को मिल सकता है। कासा की बात करें तो पिछले काफी क्वार्टर से यहाँ पर भी एक ग्रोथ देखने को मिल रही है। और पिछले क्वार्टर में मैनेजमेंट ने अपने कमेंट्स में कहा था कि बैंक ब्रांच एक्सपेंशन काफी एग्रेसिवली कर रही है, तो इसकी वजह से हम उम्मीद करें कि डिपॉजिट में एक अपटिक इस बार देखने को मिल सकता है। तो कुल मिला के इंडसइंड बैंक से अच्छे नतीजे की उम्मीद। ओके, इंडसइंड बैंक मजबूत नतीजे पेश करेगा, टीसीएस से थोड़े से शांत नतीजों की इस बार उम्मीद है। देखना होगा किस तरह की परफॉर्मेंस आज इन निफ्टी के 2 दिग्गजों से आती हुई दिखती है। लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद इन्हीं नतीजों पर और बाजार पर रणनीति बनाने के लिए एक्सपर्ट्स का पूरा पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, उनसे लेंगे राय। बने रहिए हमारे साथ। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो देंगे हमें आज के ट्रेडिंग सेशन की रणनीति। हम लेंगे तकनीकी राय रजत के बॉस.com के बॉस से, और साथ ही वायदा कारोबार की रणनीति हमें देंगे एसएमसी ग्लोबल के डेरिवेटिव हेड नितिन मुरारका।
आप दोनों का ही स्वागत है। गुड मॉर्निंग। पहले शुरुआत चार्ट्स पर की जाए। रजत, क्या कहीं चार्ट्स बिगड़ चुके हैं जिस तरह का सेल ऑफ कल आया है, या फिर अब भी निफ्टी अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है? क्या ट्रेड लेंगे आज आप निफ्टी पर अगर एकदम शांत कल के लेवल के आसपास शुरुआत हो तो? शुरू में तो मैंने कोई भी ट्रेड नहीं लेता हूं, बट एक चीज बोलना चाहिए कि 8718 जो मेरे ख्याल से क्रिटिकल सपोर्ट लेवल है, उसके ऊपर जब तक है तब तक कोई खास खतरा पैदा हुआ है वो मानने में थोड़ा सा मुश्किल है। बट एक चीज मैं जो देखता हूं कि हो सकता है कल जो सेल ऑफ हुआ था उसके चलते आज एटलीस्ट आफ्टरनून तक, मतलब 1-1.5 बजे तक, जब तक यूरोप ना खुलता है उसी तक थोड़ा सा वीकनेस मेंटेन भी रहे, उसके बाद में कुछ रिकवरी आने की पॉसिबिलिटीज दिखता है, क्योंकि ऐसा कुछ खास बिगड़ा नहीं है। येस, इट इज अ वन डे बार रिवर्सल फ्रॉम अ क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू, एंड ऑल्सो कैंडल स्टिक्स में देखा जाए तो वो एक बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न है। बट लिक्विडिटी ड्रिवन रैली में एक दिन वन डे बार रिवर्सल, एक दिन का वो बेयरिश कैंडल स्टिक पैटर्न भी कुछ खास काम नहीं करता है। तो यही सोचना चाहिए कि जब तक 8718 ना तोड़े तो कोई भी डिप में खरीदारी आएगा। और ढेर सारे काउंटर्स हैं जिसमें कि आप अभी भी ये सोच सकते हैं कि लॉन्ग पोजीशन कल जो लोग लेना चाह रहा था रिलायंस में, उसको आज के दिन 912 से 22 के बीच में अगर मौका मिल जाए तो उसमें भी बाइंग वो कर सकते हैं। ऐसा काउंटर्स है जहां पे अभी भी स्ट्रेंथ दिख रहा है। कुछ काउंटर्स क्लियरली नेगेटिव है, जैसा कि मान लीजिए टाटा मोटर्स वीक लग रहा है। तो आईटी काउंटर में आज मेजर आईटी काउंटर में रिजल्ट आने वाला है, वहां पे भी कुछ वॉलेटिलिटी हो सकता है। नेट आई वुड से it's still a buy on dips, and I would maintain this stance till such time the Nifty breaks down below 8650. ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ऑलमोस्ट 575-580 पॉइंट्स का रैली नीचे से हो गया है, तो इसका 1/3 भी अगर आप पकड़ लेंगे तो वो 8650 के आसपास ही पहुंचेगा ना, तो उसके पहले इतना कोई खास नेगेटिव बनना अभी उचित नहीं रहेगा। ओके, तो इस टाइम पे चार्ट्स में बहुत ज्यादा कुछ बिगड़ा नहीं है। कल जो दबाव आया था उससे सेंटिमेंट थोड़े से दबाव जरूर देखने को मिला होगा, लेकिन यहां से लेकर जब तक यूरोपियन मार्केट्स की ओपनिंग होती है तब तक शायद एक सीमित दायरे में रेंज बाउंड ट्रेड्स देखने को मिलेंगे। भारतीय बाजार शायद यूरोपियन मार्केट्स की ओपनिंग से क्यों लें। इस बीच रजत मानते हैं कि बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, यानी कि किसी भी कमजोरी में आप खरीदारी करने के मौके ढूंढें, एटलीस्ट जब तक 87-18 टूटता नहीं है निफ्टी पर। लेकिन हमारे साथ एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा साहब भी हैं। शर्मा साहब, कल जो एकदम एक वर्टिकल एक स्टीप फॉल भारतीय बाजारों में आया था 2:30-3 बजे के आसपास, क्या कारण समझ रहे हैं? एक महज प्रॉफिट बुकिंग समझूं इस समय मैं इसको? मेरे ख्याल से उसका जो मुख्य कारण था वो ग्रीस का डाउनग्रेडिंग था, और वो एसएनबी ने उसको डाउनग्रेड किया था। अब इससे जो और फर्दर जो भी उनके जो टेबल्स होते हैं उनके अंदर और भी जगह थी, तो उन्होंने और फर्दर उसको डाउनग्रेड किया। हालांकि ग्रीस ने अपना रिपेमेंट तो कर दिया है जो आईएमएफ को करना था, लेकिन शंका ये खड़ी होती है कि क्या उसके पास अभी उतनी उपयुक्त मात्रा में पैसा है कि आगे जो उसको ईसीबी को, मतलब यूरोपियन यूनियन को जो पे करना है उसका पे कर पाएंगे क्या। तो इन्होंने आईएमएफ को पे करने के बाद जो बॉन्ड पे जो इंटरेस्ट ड्यू था वो भी पे किया, लेकिन आगे शंका बाजार को ये हो रही है कि वो शायद नहीं कि पे कर पाए। और एक बात मैं बताना चाहूंगा कि अभी तक जितना भी हेल्प दी गई है ग्रीस को, वो दी गई है कि टू रिपे आईएमएफ एंड ईसीबी बैक। तो ग्रीस ने अपने लिए उसका एक पैसा भी यूज नहीं किया है। लेकिन तो यहाँ पर एक सवाल जो मैं आपसे लेना चाहता हूँ वो ये है कि अगर ग्रीस की चिंताओं से बाजारों को गिरना था तो फिर कल हम ही क्यों गिरे? बाकी कोई बाजार तो ऐसा कमजोर दिखा नहीं। नहीं, हमारे यहाँ पे उसको रीजन बना लिया गया, बाकी तो ऐसा कोई खास लॉजिक नहीं समझ में आता जिस वजह से गिरा हो। आपने जो रीजन ढूंढने की कोशिश की तो यही रीजन मुझे दिखाई दिया। और ये बाजार जो है जो बुल मार्केट होता है वो वरीज को क्लाइम करने में माहिर होता है, लेकिन फिलहाल ऐसे वक्त के अंदर मेरी तो यही सलाह रहेगी कि जब तक ये, क्योंकि 7 दिन तक लगातार बढ़ा है, अब थोड़ा आराम भी कर फरमाए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी।
कल ईसीबी की बैठक थी, उसके बाद जो रेगुलर ईसीबी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें ईसीबी चीफ मारियो द्रागी ने स्पेसिफिकली कह दिया है कि ग्रीस के डिफॉल्ट को लेकर इस समय कोई भी चिंता, कोई भी खतरा नजर नहीं आ रहा है। तो इसीलिए यूरोपियन मार्केट्स में आपने एक पॉजिटिव रिएक्शन भी आता हुआ देखा था, तो वो खतरा मेरे ख्याल इतना बड़ा नहीं है। लेकिन हमारे साथ उस मीटिंग में जो कुछ भी दिखा वो इंटरेस्टिंग विजुअल्स से जो मारियो द्रागी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आया, इसके अलावा मीटिंग में शायद कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं था जी। लेकिन हमारे साथ नितिन मुरारका भी जुड़ चुके हैं। नितिन, कल क्या वायदा में कोई सीरियस अनवाइंडिंग देखने को मिली? आंकड़े का कह रहे हैं, अनिल जी से मेरी बातचीत हो रही है, वो कह रहे हैं वायदा में ऐसा कोई पैनिक सिग्नल तो देखने को नहीं मिला। आप कैसे रीड कर रहे हैं वायदा बाजार के आंकड़ों को? बेसिकली आशीष, मेरे हिसाब से कल बाइंग ऑन डिप्स हो रही थी। और जैसे 3 बजे के बाद सेलिंग आई, 3 बजे से अब 3:30 बजे के बीच में करीब 30-35 लाख निफ्टी में वॉल्यूम हुआ, बट लास्ट के 5 मिनट में काफी सारे बाय ऑर्डर्स भी आए थे निफ्टी में। और अगर आप एफआईज का कल का फिगर देखें तो एफआईज ने करीब 780 करोड़ के आसपास की कल बाई फिगर है, और उसमें अगर निफ्टी आप निकालें तो 8,70,000 निफ्टी उन्होंने बाई करी है। और एफआईज का जो ओपन इंटरेस्ट एडिशन है कल के दिन में वो करीब 9 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट एडिशन है, तो एडिशन में मैक्सिमम उनका बाय एडिशन है। दूसरी बात, निफ्टी में जो ओपन इंटरेस्ट एडिशन है वो करीब 6,30,000 के आसपास है। तो अगर तीनों महीनों को आप मिला दें तो जो कल मैक्सिमम जो ओपन इंटरेस्ट एडिशन पूरे मार्केट में हुई है वो एफआईज की तरफ से बाई पोजीशन क्रिएट की गई है। दूसरी बात, आप देखिए कल एफआईज का जो ऑप्शंस का फिगर है वो केवल 77 करोड़ है। अगर मार्केट में कुछ मंदी ज्यादा आनी होती है तो एफआईज की तरफ से नॉर्मली पुट ऑप्शन में बाइंग होती है या फिर कॉल ऑप्शन में सेलिंग होती है, बट यहाँ पे ऑप्शंस में फिगर केवल 77 करोड़ की है। वो ये दिखाती है कि वो हेजिंग के ख्याल से या मंदी के ख्याल से भी पुट नहीं बाई कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर आप एक्सपायरी से अभी तक देखते हैं तो करीब 1800 करोड़ के आसपास की एफआईज की नेट फ्यूचर में बाय है निफ्टी फ्यूचर में, और वो कुल मिला के करीब 18 लाख निफ्टी होती है। उसमें हमने अनवाइंडिंग नहीं देखी, बाकायदे कल बाइंग थी। अगर निफ्टी ऑप्शंस में आप देखें तो एक्सपायरी से अभी तक करीब 10,350 करोड़ के आसपास का निफ्टी ऑप्शंस में नेट फ्लो है, और उसमें से आप अलग अलग देखिएगा तो करीब 83 लाख कॉलों में उन्होंने बाई की है और 31 लाख पुट बाय है। वहां पे भी हम लोग देख रहे हैं कि कॉल में कोई अनवाइंडिंग नहीं है और पुट में अभी भी राइटिंग की जो पोजीशन है वो मेंटेन्ड है। तो कुल मिला के स्ट्रॉन्गर हैंड्स के साइड से कल कोई भी लिक्विडेशन नहीं थी, बाकायदे बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी अपनाई जा रही थी। और कल जो निफ्टी ऑप्शंस में ऊपर जो कॉल राइटिंग हमने देखी, ये 89, 88 और 9,000 की कॉलों में, वो ज्यादातर डोमेस्टिक पार्टिसिपेंट्स के ही चेंज ऑफ हैंड्स है। एफआईज की तरफ से बहुत ज्यादा ऑप्शंस में कल काम नहीं हुआ है। डोमेस्टिक पार्टिसिपेंट्स हैं वही कुछ कॉल बेच रहे थे, कुछ कॉल खरीद रहे थे। जहां तक पुट्स में भी आप देखिएगा तो पुट्स में जो अनवाइंडिंग हुई है उसमें कल थोड़ी पुट में एफआईज ने बाइंग की है, और जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं उनके पास पुरानी पुट्स थी वो प्रॉफिट बुक किए हैं। तो नेट मुझे लगता है कि कल की गिरावट से हमें अभी कोई ऐसा सिग्नल नहीं मिल रहा है, बट ये प्राइस कंफर्मेशन बहुत जरूरी है क्योंकि प्राइस में गिरावट आई है बट डेटा पॉजिटिव है। तो यहाँ पे हमें ये देखना चाहिए कि अगर निफ्टी का प्राइस पॉजिटिव मूव करता है और वो 88 की तरफ वापस आता है तो उस केस में हमें स्टॉप लॉस मिलता है करीब 8750 का, और फिर हम लोग 89 की तरफ मूव कर सकते हैं। दूसरा, अगर निफ्टी ऊपर नहीं जा पाती और यहाँ से गिरने लगती है तो मार्केट में पोजीशन बहुत ज्यादा अभी भी बनी हुई है, तो लॉन्ग अनवाइंडिंग का प्रेशर आ सकता है। तो हमें प्राइस कंफर्मेशन पे ध्यान देना चाहिए। अच्छा, इंटरेस्टिंगली इस बात से निकलकर अनिल जी कि हमारे तीनों एक्सपर्ट्स बाजार को लेकर ज्यादा पैनिक, ज्यादा कंसर्न नहीं है। ज्यादातर लोग बाय ऑन डिप्स की बात कर रहे हैं। कल जो हल्की बहुत कमजोरी आई थी, शायद ग्रीस को लेकर एक ओवरहैंग टाइप बन गया था और वो शायद आज रब ऑफ होता हुआ नजर आया, या फिर वो ट्रेंड रिवर्सल शायद देखने को मिला। नितिन कह रहे हैं आशीष, वो काफी इंपॉर्टेंट है कि अगर यहां से और कमजोर हुए, वैसे डेटा सजेस्ट नहीं कर रहे हैं लेकिन फिर भी सेंटिमेंट जिस तरह से खराब हुआ है, अगर यहां से कमजोर हुए, प्राइस एक्शन पर नजर रखिए। यानी कि कल के लॉस टूटकर उसके नीचे ट्रेड करते हुए देखे तो सेलिंग प्रेशर बढ़े ना बढ़े, लेकिन जिनकी तेजी की पोजीशन है उनका प्रेशर बढ़ सकता है और उस लिहाज से फिर गिरावट हो सकती है। परफेक्ट। चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद एज प्रॉमिस अनिल जी ने हाईलाइट भी करा था, नितिन हमारे साथ हैं, कौन बेहतर उनसे। आज जब टीसीएस के आज शाम को रिजल्ट्स आने वाले हैं तो उससे पहले वायदा बाजार में किस तरह से स्ट्रेटेजाइज करें, क्या रणनीति बनाएं, उस पर बातचीत करेंगे। साथ ही साथ आज फोकस में है कच्चा तेल। ब्रेक के बाद सिंगापुर से हमारे साथ होंगी फ्लैट्स की एशिया एडिटोरियल डायरेक्टर वंदना हरी। उनसे जानेंगे जो कच्चे तेल में तेजी आई है कितनी टिकाऊ है और यहां से क्या कॉल ले रही है वो, ये समझेंगे उनसे। कच्चे तेल के उछाल पर बात करें उससे पहले एक राय टीसीएस के नतीजों से पहले किस तरह से हो उसमें ट्रेडिंग की रणनीति। नितिन मुरारका हमारे साथ हैं, रजत बॉस भी हैं और साथ ही वीके शर्मा साहब भी। क्योंकि नतीजों के दिन बड़े मूव आते हैं वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए, ये बताएं नितिन कि किस तरह की ट्रेडिंग रणनीति रखनी चाहिए खासतौर से ऑप्शंस में, जिससे कि रिस्क कम हो और अगर ट्रेड सही हो तो मुनाफा अच्छा मिले।
जी सबसे पहले जो डेरिवेटिव की पोजीशन है वो हम लोग देखें तो कल सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट इस एक्सपायरी का एडिशन है टीसीएस में, वो करीब 2,07,000 शेयर के आसपास ओपन इंटरेस्ट एडिशन है और प्राइस में गिरावट है। तो एक बार ये असम्पशन लेते हैं कि शॉर्ट बिल्डअप है, इसकी कंफर्मेशन आपको ऑप्शंस के डेटा से मिलती है। ऑप्शंस में क्या हुआ है कल सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट एडिशन हम लोग देख रहे हैं आउट ऑफ मनी कॉल्स में हो रहा है। अगर 2600 का भाव अभी है 2630-35, तो ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में एडिशन है 28, 2850 और 29 में, यानी जो भी ऑप्शंस राइटर ज्यादा एक्टिव हैं, क्योंकि अगर मार्केट में टीसीएस में ऊपर की मूवमेंट आनी होती तो कभी भी आउट ऑफ मनी कॉल्स नहीं बाई की जाती है, एट द मनी कॉल्स में ज्यादा पोजीशन बनता है, यानी 2600 या 2650 में। तो मुझे लग रहा है कि 2800, 2850 या 2900 आउट ऑफ मनी कॉल बेची जा रही है। दूसरी बात, अगर आप पुट साइड में देखें तो 2600 की पुट में कल ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है करीब 40,000 और 2500 की पुट में ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है करीब 40,000। इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट में बियर पुट स्प्रेड बनाई जा रही है। एट द मनी हो गई 2600 की पुट लेकर के 2500 की पुट बेची गई, वो करीब 35 रुपए के कॉस्ट में बन रही है। दूसरी एक चीज ये मिल रहा है कि जो नेक्स्ट मंथ की ऑप्शन है, मई मंथ की ऑप्शन, उसमें आप देखिएगा तो 2600 की पुट में कल 12,000 शेयर का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है, यानी अगले महीने भी एट द मनी पुट में ओपन इंटरेस्ट एडिशन है। अगर कोई भी राइटर होगा तो वो एट द मनी पुट नॉर्मली रिजल्ट वाले दिन नहीं बेचेगा, तो मुझे लग रहा है कि वो भी पुट बाई की गई है। अब अगले महीने की कॉल्स में कोई ओपन इंटरेस्ट एडिशन नहीं है और जो एडिशन है वो 2900 या ऊपर की कॉल्स में है, तो वो भी मुझे लग रहा है बाइंग नहीं है। तो नेट समरी ये निकल रही है ऑप्शन से कि बियर पुट स्प्रेड बनाई जा रही है और ऊपर में कॉल बेची जा रही है। इसका मतलब ये है कि बहुत बड़ी मूवमेंट आपको ऊपर की साइड या नीचे की साइड नहीं आएगा, नेट आइदर स्लाइटली नेगेटिव होगी टीसीएस की मूवमेंट या साइडवेज होना चाहिए। उसको देखते हुए यहाँ पे आपको क्या करना है कि आप 2600 की पुट खरीदें और उसके अगेंस्ट में 2500 की पुट बेच दें, तो बियर पुट स्प्रेड आपकी 35 रुपए की कॉस्ट में बनती है। दूसरी स्ट्रेटजी आप यहाँ पे ये बना सकते हैं कि आप जो 2600 की पुट है वो 68 रुपीज में लें, उसका स्टॉप लॉस 40 रुपए के आसपास रखें और मुझे लगता है कि दबाव रहना चाहिए जिसके कारण इसका टारगेट करीब 90 रुपए से 100 रुपए के आसपास आ सकता है। तीसरी स्ट्रेटजी एक और मुझे जो अच्छी लग रही है, मैं वो प्रीफर करूंगा। उसमें क्या है कि 2600 की जो पुट ऑप्शन है वो 68 में आप लें, 2500 की पुट ऑप्शन करीब 33 रुपीज में है, उसको आप बेचें और उसके साथ साथ आप एक लॉट 2400 की भी पुट ऑप्शन बेच सकते हैं जो 14 रुपए में है। इसमें पूरी स्ट्रेटजी में आपकी कॉस्टिंग केवल 20-21 रुपए के आसपास आती है और आपकी सेफ्टी नीचे 2300 रुपए तक की मिलती है 10% के आसपास। तो नेट रिजल्ट ये है कि मुझे लगता है थोड़ा मंदा होना चाहिए, आप बियर पुट स्प्रेड बना सकते हैं। चलिए, तो ये है टीसीएस में ऑप्शंस की रणनीति आपके लिए, अपने हिसाब से चुन लें। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं या फिर आप थोड़े से रिस्क अवर्स हैं तो आपके लिहाज से, उस लिहाज से यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि टीसीएस शायद कमजोरी के साथ कामकाज करेगा, तो उस लिहाज से ये रणनीति आपकी स्क्रीन पर। लेकिन ध्यान रखें, फोकस में है कच्चा तेल। कल हमने देखा था कच्चे तेल में ऑलमोस्ट 5.6% के आसपास का उछाल आता हुआ नजर आया था। इस साल के सबसे उच्चतम स्तरों पर WTI पहुंच गया है और मेरे ख्याल से दिसंबर 23 के बाद सबसे हाईएस्ट लेवल्स कच्चे तेल के आए। और क्यों तेजी आई? कल अमेरिका में EIA यानी कि एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन की जो रिपोर्ट्स आई थी, वीकली कितनी इन्वेंट्रीज पाइलअप हुई हैं, एक्सपेक्टेशंस थी कि ऑलमोस्ट 41 लाख बैरल्स का बिल्डअप वहां पे देखने को मिलेगा, लेकिन एक्चुअली 13 लाख बैरल्स के आसपास की इन्वेंट्री पाइलअप देखने को मिला, तो उम्मीद से कहीं कम, और इसलिए कच्चे तेल में एक तगड़ा उछाल आया था। लेकिन ये उछाल को या फिर इन्वेंट्रीज को कैसे रीड करें, कच्चे तेल की यहां से किस तरह की दशा और दिशा हो सकती है, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ सिंगापुर से एशिया एडिटोरियल डायरेक्टर प्लैट्स की वंदना हरी जी जुड़ रही हैं। वंदना जी, हाय। ये जो EIA की रिपोर्ट आई है, इस इन्वेंट्री का जो पाइलअप की रिपोर्ट आई है, इसे मैं कैसे रीड करूं? एक तो जो कमजोर आंकड़ा आया है, क्या ये दर्शा रहा है कि अमेरिका में डिमांड अब कहीं ना कहीं स्ट्रांग हो रही है, और साथ साथ ही जो स्मॉलर क्रूड बिल्डअप देखने को मिल रहा है, मैम, इसका इंटरप्रिटेशन क्या ये भी है कि यूएस प्रोडक्शन जो है अब वो कहीं ना कहीं पीक आउट हो रहा है? तो इसमें अगर आप यूएस की तरफ देखें तो मार्केट का ध्यान प्रोडक्शन की तरफ बना हुआ है। मेनली हम कोई साइंस नजर आए कि यूएस प्रोडक्शन ग्रोथ कम हो रही है, प्रोडक्शन कम होने की उम्मीद तो नहीं है, पर ग्रोथ क्या कम हो रही है। दूसरा मार्केट का ध्यान बना हुआ है यूएस गैसोलीन कंजम्पशन पर। तो गैसोलीन कंजम्पशन एक्चुअली समर मंथ में, जैसे ड्राइविंग डिमांड सीजन कहते हैं यूएस में, तब काफी ज्यादा बढ़ती है, पर इस साल हमें देखने को मिला है कि जनवरी फरवरी में, जो कि नॉन सीजनल कह लीजिए गैसोलीन डिमांड के लिए जो मंथ्स हैं, उसमें भी काफी स्ट्रांग डिमांड ग्रोथ हुआ है यूएस में। तो अगर यूएस का प्रोडक्शन कम होता है और एट द सेम टाइम यूएस की गैसोलीन डिमांड पिछले सालों से ज्यादा बढ़ रही है,
तो ये डेफिनेटली बुलिश साइंस होंगे मार्केट को। पर मैं यहाँ पे शायद चेतावनी कह लीजिए देना चाहूंगी कि फिलहाल मार्केट में जितने भी सिग्नल्स आ रहे हैं, यूएस को ले लीजिए या हाल ही में ईरान के प्रोडक्शन और ईरान के एक्सपोर्ट ग्रोथ की भी बहुत चर्चा चल रही है, ये बहुत अभी तक इसमें काफी वॉलेटिलिटी रहेगी, क्योंकि कोई भी ये पिक्चर है अभी क्लियर नहीं है। तो अभी कोई डिसाइसिव मूव कच्चे तेल में देखने को नहीं मिलेगा, अभी भी कंफ्यूजन है, अनसर्टेनिटी, वॉलेटिलिटी रहेगी। हाँ जी। तो मैं ये जानना चाहता था फिर कल के मूव को आप कैसे देखते हैं? क्या ये एक वन ऑफ केस है कि बड़ा उछाल आ गया है? आपको लगता है कि क्रूड अब $62-65 के ऊपर जाकर टिक पाना क्रूड के लिए मुश्किल होगा? क्या उससे ज्यादा अपसाइड नजर नहीं आती फिर? तो आप अगर यूएस प्रोडक्शन देखें तो 20,000 बैरल्स पर डे वीक, एक हफ्ते से दूसरे हफ्ते थोड़ा सा प्रोडक्शन कम हुआ है, पर ओवरऑल इन द बिग पिक्चर जितना यूएस प्रोडक्शन बढ़ रहा है 9 मिलियन बैरल्स पर डे से अधिक रहा है पिछले नवंबर से, 20,000 बैरल्स पर डे बहुत बहुत कम उसमें गिराव है। तो मुझे नहीं लगता कि ये रैली है टिक पाएगी, क्योंकि जो बेयरिश सिग्नल्स हैं सब जगह स्टॉक्स बढ़ रहे हैं, ओवरऑल प्रोडक्शन, नॉन ओपेक प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है। हाँ, आईईए ने इस हफ्ते कहा कि शायद इस साल ग्लोबल ऑयल डिमांड ग्रोथ पहले से, उन्होंने जो पहले कहा था उससे ज्यादा हो, 1.1 मिलियन बैरल्स पर डे हो, पर मुझे उसकी भी आशंका लगती है। सो ओवरऑल आई थिंक अभी वॉलेटिलिटी बनी रहेगी और काफी बेरिशनेस भी। ओके, अस्थिरता बनी रहेगी और शायद बेरिशनेस, यानी कि शायद कच्चे तेल में जो बाउंस देखने को मिल रहा है ये सस्टेनेबल नहीं, आगे दबाव शायद आपको देखने को मिले। वंदना जी, हमेशा की तरह सीएनबीसी आवाज के लिए सुबह वक्त निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पे ले लेते हैं, लेकिन कच्चे तेल का जो बाउंस है उसे कैसे प्ले अप करना चाहिए, क्या कोई अपस्ट्रीम कंपनी रहनी चाहिए रडार पे? हमारे तीनों एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए हैं, ब्रेक के बाद इसी पे फोकस करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे तीनों एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए हैं, रजत जी, वीके शर्मा साहब और नितिन मोरारका जी। शर्मा साहब, आपसे जिस तरह से हम कच्चे तेल पे ब्रेक पे जाने से पहले बातचीत भी कर रहे थे, कल एक तगड़ा बाउंस आता हुआ नजर आया है, क्या अपस्ट्रीम कंपनीज को इस बाउंस के चलते प्ले अप करना चाहिए? कल मेरे ख्याल से ओएनजीसी भी मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा था, क्या केन इंडिया आपके रडार पे आएगा? खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए वहां पे? अगर आप अपस्ट्रीम कंपनी को आपको ढूंढना हो तो मेरे ख्याल से मुझे ऑल्दो उतना बड़ा प्ले नहीं है प्योर प्ले, बट फिर भी ओएनजीसी मुझे बेहतर लगता है, बिकॉज प्योर प्ले तो केन अच्छा है, लेकिन मैनेजमेंट के जो इश्यूज हैं उसको देखते हुए मुझे ओएनजीसी बेटर लगता है। और ओएनजीसी के साथ एक अच्छी बात यह भी है कि फंडामेंटल दृष्टि से गवर्नमेंट ने क्लियर किया है कि केरोसिन को छोड़ के, जिसका बहुत ही कम अनुपात रहेगा, बाकी इनको Q4 के अंदर उनके ऊपर कोई भी किसी प्रकार का और बोझ नहीं पड़ेगा, जो अक्सर इनको शेयर करना होता था, जो ओएनजीसी भी शेयर करता है। तो वो एक बेहतर पिक हो सकता है। अगर छोटा भी पिक करना हो तो फिर एक सेलन इसमें प्योर प्ले है, वो कंपनी अंडर रिसर्च नहीं है, लेकिन एक आप स्टॉप लॉस के साथ उस शेयर को देख सकते हैं। लेकिन ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयरों में क्या कहीं शॉर्ट पोजीशन बनाने के मौके दिख रहे हैं नितिन? क्योंकि कल हमने कमजोरी यहां आते हुए देखी थी और अब आज क्रूड भी ऊपर है और पेट्रोल डीजल के दाम भी घटाए हैं। देखिए जी, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में वीकनेस आनी चाहिए, बट जैसे ओएनजीसी और केन इंडिया इनमें बाय पोजीशन बनी है। जैसे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में बीपीसीएल में करीब 4% ओपन इंटरेस्ट एडिशन है, एचपीसीएल में 2% और आईओसी में बिल्कुल फ्लैट है। तो तीनों में सबसे ज्यादा जो शॉर्ट पोजीशन कैरी होकर के गई है वो बीपीसीएल में है। तो शॉर्ट के ख्याल से आपको बीपीसीएल में करीब 815 का स्टॉप लॉस रखे करीब 790-780 का टारगेट बनता है। बट मेरे ख्याल से बाय साइड में अगर आप ट्रेड करें ओएनजीसी में तो वो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि उसमें आप देखेंगे तो 3-4 दिनों से डिलीवरी काफी इंक्रीज हो रही है। कल भी अगर डिलीवरी परसेंटेज आप देखिएगा तो करीब 250%, 280% इंक्रीज हुई है कंपेयर टू प्रीवियस डे। कैश मार्केट में वॉल्यूम्स काफी अच्छे इंक्रीज हुए हैं, ओएनजीसी में करीब 250% और एफएनओ में भी वॉल्यूम्स इंक्रीज हो रहे हैं और काफी अच्छा चार्ट पैटर्न भी है बेस के आसपास है। तो मुझे लगता है रिस्क वार्ड रेशियो काफी फेवरेबल है। यहाँ पे पॉजिटिव न्यूज ये है कि क्रूड में बाउंस बैक है, तो उसको देखते हुए ओएनजीसी में आपको शॉर्ट टर्म में करीब 335-340 तक के टारगेट मिल सकते हैं। केन इंडिया में कल हमने अपनी कंपनी में बाय पोजीशन में ट्रेड
ट्रेड भी किया था, प्रॉफिट में एग्जिट किए थे। इसमें हमें लग रहा है कि करीब 240 रुपए तक की मूवमेंट आपको केन इंडिया में भी मिल सकती है। ओके, तो ये रहा तीन सारे शेयरों पर। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आपके लिए प्री ओपनिंग सेशन, बताएंगे आपको कैसी होगी शुरुआत भारतीय बाजारों की। रुपए की शुरुआत पर भी डालेंगे नजर। एसजीएक्स निफ्टी एकदम शांत ट्रेड करता हुआ, बढ़त गंवाता हुआ 38-40 पॉइंट की जो थी कुछ देर पहले तक। पहला सौदा इस छोटे से ब्रेक के बाद।